वेलकम वेलकम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास BCOC 131। तो BCOC 131 किसका सब्जेक्ट है? आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आपका सेकंड क्लास है आज। इससे पहले एक और आप इससे पहले भी एक क्लास आपने अटेंड करी होगी, वो भी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अभी आप देख रहे हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास है ये। तो इसमें आपने क्या समझना है, अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, कुछ इसके फीचर्स अकाउंटिंग के, कुछ फंक्शंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये बेसिक्स से रिलेटेड ये सारी क्लास रहेगी आज आपकी। उस क्लास को देखते हैं आज हम। आपका जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, अगर आप इस ब्लॉक 1 में बात करें और इस यूनिट में जो इस ब्लॉक 1 है आपका, इसमें देख पा रहे हैं जो आपका 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका यहाँ पर 1 का मतलब क्या है? ब्लॉक 1 है और कंप्लीट थ्योरी है ये। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्या है? कंप्लीट थ्योरी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये पूरा। ये इसमें जो ब्लॉक 1 है आपका, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये जो इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, यूनिट 4, तो इसमें 4 यूनिट है और चारों क्या क्या है हमारे? थ्योरेटिकल बेस है। अब इसमें हम देखेंगे पहला नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हमने इसका स्टार्ट भी किया, अगर यानी लास्ट क्लास जब हमने कवर करी थी तो उसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स, अकाउंटिंग के जनरल बेसिक जो प्रोसेस होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, और जो गोल्डन रूल्स के बाद आगे जो हम प्रोसेस करते हैं वो बहुत बेसिक इसमें हमने यूनिट 2 में पढ़ना है। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस, कुछ कन्वेंशंस वगैरह होते हैं, वो हमने यूनिट 3 में पढ़ना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको हमने यूनिट 4 में पढ़ना है। राइट, अब हम देखते हैं आगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ये हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैं इसको रिकैप करवा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया है। ये जैसे आज अकाउंटिंग की फिनिशियल अकाउंटिंग की सेकंड क्लास है, तो आपको फर्स्ट क्लास में क्या कवर करवाया था वो बताता हूँ। हमने उसमें डिटेल स्टडिंग करी थी। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है सिलेबस में। इस सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे थे कि यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है। तो एक तो नीड फॉर अकाउंटिंग, पहला वर्ड है कि अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन तो हो गया चैप्टर का। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइंग, है ना ये चीज। उसका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, दीज आर द थ्री टर्म्स, दीज आर द थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। उस हम अलग अलग डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनकी मीनिंग समझेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है। जनरल जब हम लेजर और डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम एक प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग एक प्रोसीजर होता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, हर एक बुक्स को मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। राइट, और अकाउंटिंग क्या होती है? जो P&L बनाना, डेबिट क्रेडिट करना, प्रॉपर चीजें करना, एनालाइज करना, ये सारी चीज क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटेंसी होती है कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग फील्ड में जो नॉलेज होती है, और रेशो एनालिसिस से लेके कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, P&L और जितने भी चीजें हैं, इन सब की चीज नॉलेज को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। दीज आर द थ्री फंक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक्चुअली फंक्शंस है, और अकाउंटेंसी एक कंप्लीट थ्योरी है, और नॉलेज थ्योरी जिसको हम कह सकते हैं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने कवर किया था इसमें। और यहाँ तक हमने इसमें पार्ट को कवर किया था कि आपने बताया था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन से यूजर होते हैं। किसी भी कंपनी के, एनजीओ के, डिपार्टमेंट के, कोई भी आपके फर्म हो जिसके बुक्स बनाए जाते हैं, जिसके अकाउंटिंग की जाती है, उस अकाउंटिंग बुक्स की, उस नॉलेज के इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा और इसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ये वाला पार्ट अभी हमने रह गया है, इसको हमने टच नहीं किया था, ये अनटच्ड है अभी। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेज बताने हैं आपने, और क्या बताने हैं आपने? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हमारा यूनिट 1 का पार्ट है, बट अभी हमने इसको कवर नहीं किया है। लिमिटेशंस भी हमने इसमें पढ़ना है। और हमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे एज यू नो कि हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है कि अगर हम एक पीरियड के अंदर कैश को कंसीडर करके अकाउंट बनाते हैं तो हम बोलते हैं कैश अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होता है कि अगर हम पीरियड को ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं, पीरियड को कंसीडर करते हैं कि एक साल के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि कितने खर्चे हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको लेस कर देते हैं, और अगर कोई हमारा खर्चा एक्सपेंसेस अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमें एक देखते हैं एक्रूअल बेसिस पे कि पर्टिकुलर एक पीरियड के अंदर कितना खर्चा हुआ हमारा, ये सारी चीजें हमने करनी है। ये वाले पार्ट में से अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने इसमें कुछ भी कवर नहीं किया है, अभी हम इसमें सारा चीज अभी पढ़ना बाकी है हमारा। ठीक है जी, तो हमने ये सेकंड क्लास जो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, BCOC 131। आज आइए लेट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बी आपका जो सिलेबस है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने शायद पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करवा देता हूँ कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। अकाउंटिंग की नीड पढ़ पाएंगे, ये तो हमें पढ़ना ही है। ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये अकाउंटिंग का स्कोप अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, अकाउंटिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, हम पढ़ चुके हैं कई बार। और अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने तो पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, मल्टीपर्पसिव होती है, मल्टी डायनामिक होती है, ऑल परवेसिव, कहीं भी यूज हो जाती है। और चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑब्जेक्टिव्स हो या इरिस्पेक्टिव हो कि वो उसका साइज कौन सा है, कोई बहुत बड़े स्केल का साइज है तो भी अकाउंटिंग यूज करते हैं, और अगर छोटी फर्म है तो वो भी वो अकाउंटिंग यूज करते हैं। एनजीओ है या प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव है, उनका पर्पस क्या है, कोई भी हो, लेकिन अकाउंटिंग हर जगह यूज की जा सकती है और करते हैं। डिस्टिंग, ये देखिए डिस्टिंग बिटवीन bookkeeping, accounting and accountancy, interested in accounting information, functions of important branches। अब हमने डिस्क्राइब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने नहीं पढ़ा है वो है अकाउंटिंग के ब्रांचेस कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। डिस्क्राइब करना है एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग के बारे में और कुछ जानने के लिए। इंट्रोडक्शन नीड फॉर अकाउंटिंग ये था, हमने देखा था कि हम बेसिक कोई भी चीज मेमोराइज करने के लिए, देखिए अकाउंटिंग को अगर मैं थ्योरेटिकल बताऊं तो ये है, अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा हेल्प होता है कि हम हिस्टोरिकल चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि हम रिकॉर्ड करना, रिट्रीव करना, है ना, और इजी टू कैलकुलेट करना, हम इजीली हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस, नेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं अगर बिजनेस के टर्म्स में बात करनी है तो। किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में जानना है तो अगर हमने अकाउंटिंग की होगी तो ही हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अकाउंटिंग के और भी एडवांटेज हैं और भी नीड है इनकी, जैसे हमारे टैक्स डिस्प्यूट अगर को सेटलमेंट करना, पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी हम अकाउंटिंग के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस दो पार्टनर रन कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो शेयर होगा वो एक अकाउंटिंग होगी, अकाउंटेंट बताएगा कि इतना प्रॉफिट निकला, इतना लॉस हुआ, तो वो फिर पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा। जब अकाउंटिंग होगी तभी तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेशन ही में गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये हमारा नीड फॉर अकाउंटिंग था, हमारा नीड फॉर, आप इसमें हमने कर लिया है कवर। ये थ्योरेटिकल सारी चीज में पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर आ गए हम। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या करना था इसमें ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको याद करवाना चाहता हूँ और अच्छे से समझना भी चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या आपका अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, पहला अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो भी होती है उसको हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। तो पहली जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या है, कोई भी अकाउंट बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट एंड ट्रांजेक्शन होता है तो उसको क्या करते हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, इज डन टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव, कैश पेमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और वेरियस असेट्स। तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करनी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो मेंटेन। तो बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटीज होती हैं उसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या होता है कि सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू असर्टेन द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट को अगर हमें जानना है कि हमारे बिजनेस का नेट इफेक्ट क्या है, टू असर्टेन नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशन है उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑफ द बिजनेस, ये जानने के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग करनी होगी, राइट। We know that the primary objective of business is to make profit and the businessman is very much interested in knowing the same। इसका मतलब है कि प्राइमरी किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है और कोई भी बिजनेसमैन ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है या बहुत ज्यादा कीन होता है, कीन टू इंटरेस्ट। अब प्रॉपर रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंस फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉपर तरीके से अगर हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को मेंटेन करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स, क्या रिवील्स करते हैं भाई साहब, प्रॉफिट एंड अकाउंट्स क्या रिवील्स करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स करते हैं कि हमारा प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही देखते हैं तब तभी हमें मालूम होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। तो इसके लिए पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस,
ठीक है, यहाँ तक याद हुआ आपको? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन नेट इफेक्ट, टू असर्टेन नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। एंड थर्ड वन इज टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देखिए उस दोनों में डिफरेंट है। टू असर्टेन नेट इफेक्ट में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है, करंट एक पीरियड के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट होती है या फिर कोई और दूसरी स्टेटमेंट होती है, जो एनालिसिस होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारे उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या नोट्स टू अकाउंट होते हैं, ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अब इससे क्या पता लगता है आपको? बैलेंस शीट देख के, बैलेंस शीट से पिछले कई जितने सालों का वो बिजनेस है वो कंप्लीट शो होता है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कि उसके अंदर कितनी लायबिलिटी है, कितना डेट है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, बैंक से कितना पैसा आया है, डिबेंचर कितने हैं, और इधर राइट में पता लगता है असेट्स कितनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी असेट्स हैं, करंट असेट एंड नॉन करंट असेट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किससे डिफरेंट पता लगा पाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट से पता लगती है। तो इट मींस यहाँ पर भी अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस है। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के, जो हमारा हेडिंग है इसका टॉपिक का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड क्या है? टू असर्टेन नेट इफेक्ट। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को करने के लिए भी हमें करना होता है। द फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर? टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। क्या करना है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन इंटरेस्ट लेगा भाई आपके अकाउंट को जानने के लिए? किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के, मान लो फॉर एग्जांपल बजाज कंपनी है एक, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन कौन पार्टीज जानना चाहते हैं? रिलायंस के ले लीजिए, टाटा के लीजिए, या कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं इनके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं या जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन जानना चाहते हैं? जी, तो पहला नंबर वन, कोई बिजनेस की जो जानना चाहते हैं वो रेगुलर जो बायर्स एंड सप्लायर्स होते हैं, जिसको हम क्रेडिटर या डेटर्स बोल सकते हैं, ये लोग नंबर वन पे होते हैं जो किसी भी अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि जो सप्लाई कर रहे हैं रेगुलर, तो वो चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जिसके पास हम सप्लाई कर रहे हैं या क्रेडिट सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे मनी बैक दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कैसा नहीं बैड डेट्स हो जाएंगे, इसलिए वो नंबर वन पर आते हैं। फिर सेकंड पे कौन आते हैं? बिजनेस के खुद ऑनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, या स्टेक होल्डर जिसको हम कह सकते हैं। स्टेक होल्डर में काफी कुछ कवर है। स्टेक होल्डर, जब हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? इसमें कितनी चीजें कवर होती हैं? एक सिंगल वर्ड है स्टेक होल्डर। इसके अंदर कंपनी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको हम स्टेक होल्डर कवर करते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉइज से लेकर के एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बैंक्स, शेयर होल्डर्स, ऑनर, है ना, ऑनर भी होता है, इसमें सेपरेट कोई ऑनर है, तो ये सारे लोग सेपरेट, इसको हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर में कवर कर सकते हैं। किसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सबसे ज्यादा जो कीन जो जानना चाहते हैं वो ये लोग हैं। शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि हम इसमें से इन्वेस्टमेंट आगे फर्दर करें ना करें। डिवेंचर होल्डर को भी ये चीज जानना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो, उनको इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसकी नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फंडिंग पोजीशन, वो सारी चीज चेक करते हैं, उसके बाद वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेम इसमें बैंक का भी है। बैंक का रोल क्या है? बैंक भी जब अकाउंट देखेंगे, चेक करेंगे कि हाँ इसके अकाउंट ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट, ये मतलब इतने ये कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है, तो ही हमारा मनी बैक कैश जो हमारा जिनसे जो लोन ले रहे हैं वो वापस से हमारी जो इसकी ईएमआई वगैरह होगी वापस से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें कवर करनी है। यहाँ तक आपने देखा इसमें कि थर्ड ऑब्जेक्टिव तक देख लिया जी। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, बता सकते हैं आप? टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके बाद आता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने देखा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अकाउंटिंग के डेफिनेशंस है, और आप मीनिंग एंड अकाउंटिंग के डेफिनेशन अब तक समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, सीपी, AICPA। ठीक है, इसने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money the transaction in event which are in part or at least of financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन किस किसने पढ़ी है इससे पहले? बताएं, हैंड रेज करके बताएं जी।
आप पे से इस डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये था आपका कि अकाउंटिंग, अच्छा इसमें तो नॉर्मल सी है, इस पे चीज जो है ये इसमें डेफिनेशन की बात की गई है, तो डेफिनेशन हमने कवर कर लिया था। ठीक है, ये अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, इस तरीके से डेफिनेशन इसमें लिखी गई है, और मीनिंग एंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप समझ ही चुके हैं, तो आप इसको कर सकते हैं कवर। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं हम। ये और थोड़ा बेसिक इसमें थ्योरिकल पार्ट आ गया है। तो प्रोपराइटर में ऑल्सो एक्वायर एडिशनल फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड, इसमें और इसको डिटेल में समझाने की गई है कि कौन कौन से अकाउंटिंग के यूजर्स वगैरह हैं। अब बात करते हैं तो अबव आइडेंटिफाई क्लियरली द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। जी इसको रीड कीजिए, पहला पहला अकाउंटिंग का स्कोप इसको रीड कीजिए। जी तो पहला आपने इसमें रीड किया होगा जो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा आपका, accounting is concerned with the financial transactions and events which bring out a change in the record resources or wealth, यानी किसी के रिसोर्स और वेल्थ में जो चेंजेस लाता है, एक स्कोप है। पोजीशन ऑफ द बिजनेस, such transactions have to be identified first as and when they occur, जब भी वो होते हैं किसी की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज लाना, वेल्थ की पोजीशन में चेंज लाना, यानी इसको बोलते हैं इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, सच ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर हैज बीन अ प्रूफ, देयर विल बी अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ बिल एंड रिसिप्ट। ठीक है, इट क्या लिखा है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। इन्होंने कहा है किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस आते हैं, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है या उसकी इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ सच इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और ये कोई इतना नॉट डिफिकल्ट लिखा है इन्होंने, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज देयर विल बी अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट कॉल्ड वाउचर्स। हम वाउचर्स के थ्रू इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच हेल्प, ये किससे क्या होगा, उससे हेल्प होगी रिसिप्ट, identifying or of transaction is very easy. For example, when you purchase something, you get a bill, एक बिल आपको मिलेगा, you make payment, है ना, you get a receipt। तो इस तरीके से कोई भी आप काम करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट वगैरह मिलते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहला आइडेंटिफाई करना, तो पहला अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, अगर आपके पॉकेट में कोई पैसा आया है तो उसका कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा ना, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना। आपने कोई खर्चा किया है तो कहीं तो उसका रिसिप्ट मिलेगी ना, उस खर्चे को आइडेंटिफाई करना, मतलब अपने जितने भी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हैं, यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, उनके हर चीज का रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से आ रहे हैं, इनकम कहाँ से हो रही है और एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं। सेकंड उसका स्कोप है, हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग के स्कोप। तो सेकंड क्या, उसको मेजर करना। पहला आपने देख लिया कि इनकम के सोर्स कहाँ पर है और कहाँ से आ रहा है, अगर हमने कितना आ रहा है अगर ये मेजर करेंगे, ये बोलते हैं मेजर करना। तो दिस ट्रांजेक्शन आर टू बी मेजर्ड और एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी के टर्म्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। ये देखिए, ये है मेजर इन एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ मनी। इफ नॉट डन ऑलरेडी, अगर हमने पहले से इसको नहीं किया है तो इसको हम इसको मेजर करेंगे। जनरली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ एक्सप्रेस द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी देखो, अगर इन्होंने कहा है कि ये हमें करने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये, क्योंकि जो रिसिप्ट होगी, जो ट्रांजेक्शन्स की रिसिप्ट जो होगी, वो ऑलरेडी खुद बताएंगे कि कितने इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है। पहला था आइडेंटिफाई करना था कि कब इनकमिंग हो रही है, कब आउटगोइंग हो रही है, कहाँ से रिसिप्ट हो रहा है, कहाँ पेमेंट हो रही है, कहाँ इनकम एक्सपेंडिचर, सारी चीज हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। सेकंड में हम मेजर कर रहे हैं कि कितना, तो कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुई, इसको मेजर करना। तो इन्होंने कहा कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट जिसमें जहां से ये पता लगेगा कि कहाँ खर्च हुआ, तो जहां से ये पता लगेगा ना कहाँ खर्च हुआ, वहां से ये भी पता चल जाएगा कि कितना खर्च हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि कितना कहाँ खर्च हुआ, सेकेंड है कितना खर्च हुआ, तो दोनों चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं।
The transaction which are identified and measured are to be recorded in the books called journal or in the of its subdivision. बाकी इसको हम सबडिविजन इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्लासिफाइड क्या है इसमें, आगे बताएं। record transactions are to be classified with the view of group transaction of similar nature. हम उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे चीजों को। the place the work class classification is done in the separate books called ledger. इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। in the ledger separate accounts is opened for each item so that all transactions relating to it can be brought to one place. for example, all payments of salaries are brought to a salary account. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जितने भी सैलरी अकाउंट होंगे, सैलरी देखिए क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, आपने पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया। सेकंड में क्या किया, आपने मेजर किया, ठीक है। थर्ड में आपने क्या किया, उसको मेजर करने के बाद विच आर आइडेंटिफाइड, रिकॉर्ड किया, उसको क्या किया, आर टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया आपने, ठीक है। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, मेजर, रिकॉर्ड, एंड देन उसके बाद क्या करना है आपने, क्लासिफाई करना है उसको, ठीक है। क्या करना है, क्लासिफाई करना है, मेजर करने को, रिकॉर्ड करने को, उसको क्लासिफाई करना है। तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर टू बी क्लासिफाई करना, यानी कि आपने एक्सपेंस तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन उन एक्सपेंस में भी कुछ होंगे जो करंट नेचर के एक्सपेंस होंगे, कुछ होंगे जो नॉन करंट नेचर के एक्सपेंस होंगे। ऐसी रिसिप्ट भी दो तरीके की हो सकती है, वो करंट कैपिटल रिसिप्ट और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, इस तरीके से हो सकती है। तो उस चीज को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग के स्कोप था। विद अ व्यू अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर की जो होंगे उसको हम इकट्ठे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू को नेचर का है, सैलरी का है, अगर मान लो कोई सारे डिफरेंट टाइप के सैलरी को सैलरी दी है तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। तो रिकॉर्ड उसके बाद उसको हम लास्ट पे समराइज करेंगे यहाँ पर कि मनी ट्रांजैक्शंस विल बी मास फाइनेंशियल डेटा। उससे बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेटा बन सकती है जब हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमें उसमें क्या करना है उसके बाद बताएं। उसके बाद उसको हम समराइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, फिर लास्ट का है उसको समराइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करेंगे तो समराइज विल हैव टू बी एनालाइज, इंटरप्रेट सर्टेनली, communicate in the form of report. Big organizations generally present a printed report. जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं क्या करती हैं, वो सभी लोग प्रिंटेड उसके जो है प्रिंट करवा लेती है जो भी रिपोर्ट होती है, और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है और पब्लिश भी करती है, न्यूज़पेपर में हो गया या वेबसाइट में हो गया और भी बाकी जगहों पर वो पब्लिश भी करती है इन चीजों को प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो अब आपने देखा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग में, ये चीज हमने करना है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये कई बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, पहले भी, अभी भी आ सकता है, दोबारा भी। जो पहले आ रखा है तो ऑब्वियसली वो रिपीट भी हो सकता है। तो इसमें आपने देखा था कि यू नो द अकाउंटिंग इन्वॉल्व क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती है, और वो सीरीज क्या है आप जानते हैं। अकाउंटिंग की एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइंग, अभी आपने पढ़ लिया है, मेजरिंग अभी पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इवेंट्स, ठीक है। आपने ये सारी चीजें अभी पढ़ी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको जी। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, अकाउंटिंग प्रोसेस भी उसको हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस जो है वो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। द टर्म अकाउंटिंग, अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी क्या करता है, द टर्म्स अकाउंटेंसी रेफर टू अ सिस्टमैटिक systematic knowledge of accounting and is regarded as an academic subject. एक academic subject की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो मैंने बताया था कि जैसे अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की सी क्या होती है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, सिस्टमेटाइज नॉलेज है। सिस्टमेटाइज मतलब है कि सारे नॉलेज को, बुक कीपिंग की, टैक्स की, लॉ की, जितनी भी चीजें नॉलेज होती है, अगर हम एक बार रख दें एक जगह पे और उसकी नॉलेज की स्टडी करें, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इज रिगार्डेड एज एकेडमिक सब्जेक्ट, एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह बोलते हैं इसको, एकेडमिक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो ऐसी इसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी। इट एक्सप्लेन व्हाई टू डू ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें डिटेल में इसकी स्टडी की हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें इससे आगे पढ़ना था अकाउंटिंग की करने के बाद।
यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हम कल अपने सब्जेक्ट में कल की क्लास में कवर करेंगे कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं इसके। ऑनर एंड मैनेजर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर, ये सारी चीज बताई थी मैंने। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स वगैरह वो सारे यूजर्स हैं। टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट हो गए, एम्प्लॉय हो गए, तो एम्प्लॉय भी जैसे मैं बता रहा था ये सारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। ऑनर हो गया, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, ये सारे। अभी हम क्लास को अपने यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अभी हम क्लास को यहीं तक करेंगे, उसका फिर आगे इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।